हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुडी सिंह चुंडात पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 11th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 2, जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, या जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं द ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमने 11th क्लास की ज्योग्राफी में हमारे NCERT की 3 बुक्स चलती है, उसमें से एक बुक का नाम है हमारे भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो ये चैप्टर उसी बुक से लिया गया चैप्टर है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति किस तरह से हुई थी, हमारी पृथ्वी का विकास किस तरह से हुआ था। इन सब के बारे में आज हम इस चैप्टर 2 में डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखना चाहता हूं, जैसे कि गेस करो कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना होगा, किस तरह की आपकी इमेजिनेशन है। ये आपको हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करके बतानी है कि आप क्या सोच सकते हो कि हमारा ब्रह्मांड किस तरह से बना होगा, हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा, हमारा यूनिवर्स कितने किलोमीटर तक फैला हुआ होगा, किस तरह हमारा सोलर सिस्टम या हमारे सभी ग्रह या हमारे प्लेनेट बने होंगे, हमारे पृथ्वी का निर्माण या हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति किस तरह से हुई होगी, इतने सारे तारों को किसने आसमान में लटकाया होगा, हमारे महासागर कैसे बने होंगे, हमारे वायुमंडल में इतनी सारी गैसें हैं तो ये गैसें आई कहाँ से होगी, हमारे पृथ्वी की संरचना कैसे होगी, क्या इसके अंदर सिर्फ मिट्टी मिलेगी या अंदर और भी कुछ चीज़ें मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको सोच के बतानी है कि आपको आपकी परिकल्पनाएं क्या है, आपकी इमेजिनेशन क्या है। और एंड में जब हमारा वीडियो समाप्त हो जाता है तो आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके बताना है कि किस तरह हमारे दार्शनिकों की परिकल्पनाएं थी और किस तरह की आपकी परिकल्पना है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो दोस्तों, हम आज के चैप्टर में सबसे पहले हम आरंभिक सिद्धांत के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में हमारे दार्शनिक या हमारे वैज्ञानिक किस तरह की परिकल्पनाएं स्टार्ट में दिया करते थे। उसके बाद में हम बात करेंगे आधुनिक सिद्धांत के ऊपर कि हमारी मॉडर्न थ्योरीज या हमारे आधुनिक सिद्धांत क्या है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, हम किस तरह की परिकल्पनाएं अभी मानते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे तारों का निर्माण कैसे हुआ होगा, हमारे ग्रहों का निर्माण कैसे होगा। इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सौरमंडल, चंद्रमा तथा पृथ्वी के उद्भव के बारे में। उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे हमारे स्थलमंडल के विकास के ऊपर, किस तरह हमारे पृथ्वी पर स्थलमंडल का विकास था। उसके बाद में हम बात करेंगे वायुमंडल के विकास के ऊपर, और उसके बाद में हम बात करेंगे जलमंडल के विकास के ऊपर कि किस तरह हमारे चारों तरफ, हमारे पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का आवरण आया होगा। उसके बाद में हमारे जलमंडल, हमारे सागर बने होंगे, ये किस तरह से बने होंगे। इस सब के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाले और जानेंगे कि हमारे जीवन की उत्पत्ति हमारे पृथ्वी पर किस तरह से हुई। तो दोस्तों, ये सब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर में डिस्कशन करने वाला है। तो दोस्तों, आते हैं हम आज के सबसे पहले टॉपिक पर। तो दोस्तों, हमारी पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में या हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में हमारे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत तरह की परिकल्पनाएं दी थी, बहुत सारे सिद्धांत दिए थे, बहुत सारी थ्योरी दी थी। तो इन थ्योरीज को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। पहला तो है हमारा आरंभिक सिद्धांत, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि स्टार्टिंग में जब सारी परिकल्पनाएं आना स्टार्ट हुई थी, उस समय की परिकल्पनाएं कौन कौन सी थी और कौन कौन से कॉन्सेप्ट को फॉलो करती थी। इस आरंभिक सिद्धांत में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में हम आधुनिक सिद्धांत में चर्चा करेंगे कि हम अभी के टाइम पे, हमारे प्रेजेंट टाइम पे हम किस तरह की थ्योरी को फॉलो करते हैं, किस तरह की हाइपोथेसिस या किस तरह की परिकल्पनाओं को हम आज के समय में फॉलो करते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जो हमारा आरंभिक सिद्धांत है सारे, वो आरंभिक सिद्धांत हमारे 2 तरह के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते थे। 2 तरह के कॉन्सेप्ट पर हमारी संकल्पनाएं चलती थी। एक तो थी हमारी अद्वैतवादी संकल्पना, एक थी हमारी द्वैतवादी संकल्पना, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट एंड ड्यूअलिस्टिक कॉन्सेप्ट या ड्यूअलिस्टिक हाइपोथेसिस। तो अब आप पूछोगे कि अद्वैतवादी संकल्पना, द्वैतवादी संकल्पना क्या है। तो दोस्तों, जो अद्वैतवादी संकल्पना है, इसमें क्या होता है, इसमें यह अनुमान लगाया जाता था कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति या हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति केवल एक ही कण से हुई है। जबकि द्वैतवादी संकल्पना में यह सोचा जाता था कि हमारे जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति या हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति वो किसी 2 कणों से मिलकर हुई है, किसी 2 कणों के आपस में टकराने से या फिर दोनों के आसपास के गुरुत्वाकर्षण के कारण इनकी उत्पत्ति हुई थी। तो दोस्तों, जो हमारी अद्वैतवादी संकल्पना है, उसमें से 2 हमारे चैप्टर में मेन है, वो है कांट की वायव्य राशि परिकल्पना और सेकेंड है हमारी लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। जबकि द्वैतवादी संकल्पना में हम 3 चीज़ पढ़ेंगे। एक तो हमारी चैम्बरलेन व मोल्टन की परिकल्पना के बारे में पढ़ेंगे, और एक हम पढ़ेंगे जेम्स जीन्स और जेफरी की ज्वारीय परिकल्पना के बारे में।
एक हम पढ़ेंगे ऑटोशिम या कार्ल वाइजास्कर की अंतर तारक दूल परिकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सब के बारे में हम मोटा मोटी कुछ पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपके चैप्टर में इतना कुछ दे नहीं रखा है तो ज़्यादा पढ़ाने से मतलब है भी नहीं। अगर कोई यूपीएससी का एस्पिरेंट है जो कि पढ़ रहा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पिन करके बता देना, तो मैं आपके लिए अलग से बहुत सारे वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं आधुनिक सिद्धांत के ऊपर। तो जो हमारी आधुनिक सिद्धांत है उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी के बारे में और बताएंगे कि हमारी आज की थ्योरी या हम आज किस तरह की थ्योरी को मानते हैं। तो दोस्तों जो हमारी बिग बैंग थ्योरी थी ये दी थी हमारी जॉर्ज लेमेते नाम के वैज्ञानिक ने। तो इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हम सबसे पहले आरंभिक सिद्धांत के ऊपर। तो दोस्तों जो सबसे प्रारंभ में वो लोकप्रिय मत जिसकी बात किसी ने मानी थी वो थे हमारे जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट। इन्होंने 1755 ईस्वी में एक परिकल्पना दी, एक थ्योरी दी। तो इन्होंने बताया कि अंतरिक्ष में हमारी बहुत सारी हल्की और भारी गैसें हैं। कैसी गैसें हैं? बहुत सारी हल्की हैं और बहुत सारी भारी गैसें हैं। जैसे हमने फर्स्ट डायग्राम में दिखा रखा है कि कुछ कण हमारे बड़े हैं, कुछ हमारे छोटे हैं। तो जो हमारे बड़े कण थे उन्होंने क्या किया, छोटे कणों को आकर्षित करना स्टार्ट किया और क्या बने, जो हमारे सेकेंड डायग्राम में दिख रहा है वैसे बड़े बड़े कण बन चुके थे। अब ये बहुत सारे बड़े कण थे, ये बड़े कण मिल करके एक बड़े से पिंड का निर्माण किया। अब ये पिंड बड़ा हो गया था तो इस बड़े पिंड के अंदर घूर्णन होने लगा था। इस घूर्णन की वजह से क्या हुआ, इसका जो केंद्र पसारी बल था इसके अंदर अपकेंद्रीय बल लगा और इस अपकेंद्रीय बल के कारण इसके अंदर से पदार्थ मुक्त होने लगे। अब इसके अंदर से पदार्थ मुक्त होने लगे या फिर पिंड मुक्त होने लगे तो इन पिंडों को ग्रहों की संज्ञा दी गई। ये इनको ग्रह बोला गया कि जो इनसे पिंड निकले थे उनको क्या बोला गया, ग्रह। और जो इसके बचा हुआ पार्ट था या फिर इसका जो केंद्र बच गया था उसको हमने क्या बोला, उसको बोला उसने सूर्य। तो दोस्तों ये थी हमारी कांट की परिकल्पना। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि अंतरिक्ष में हमारे बहुत सारी हल्की व भारी गैसें थी। भारी गैसों ने हल्की गैसों को आकर्षित किया जिससे केंद्र का आकार बड़ा हुआ और बहुत ज़्यादा सघन हुआ, डेंसिटी बढ़ गई थी। अब आकार बढ़ा है तो क्या होगा, संरचना तेज़ी से घूमने लगी। अब तेज गति से घूमने के कारण केंद्र पसारी बल के कारण पिंड से क्या हुआ, पदार्थ अलग होने लगे। जब केंद्र वाला भाग सूर्य बन गया और चारों तरफ निकले हुए पदार्थ क्या बने, ग्रह और उपग्रह का निर्माण हो गया। इस तरह उन्होंने बताया कि किस तरह हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ, किस तरह हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो दोस्तों जब कोई भी थ्योरी देता है, कोई भी सिद्धांत देता है तो उसके अपोजिशन में बहुत सारे लोग आते हैं उसकी कमियां निकालने में। तो ऐसे ही इनके भी कमियां निकालने वाले बहुत सारा है। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पुट किया इनके सामने कि अगर किसी चीज़ का आकार बढ़ा है तो उसका केंद्र पसारी बल या अपकेंद्रीय बल ज़्यादा नहीं होगा, वो होगा कम होगा, डिक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ कभी भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं आपके ऊपर कुछ भी वजन रख देता हूँ और आपको बोलता हूँ कि अब जाके दौड़ो आप, तो क्या आप अब फास्ट दौड़ पाओगे, या मैं आपके ऊपर से वज़न हटा देता हूँ तो आप फास्ट दौड़ पाओगे? ऑब्वियस है जब आपके ऊपर से वज़न हटा लिया जाएगा, आपका वज़न कम होगा तब आप ज़्यादा फास्ट दौड़ोगे। तो ये अगर केंद्र पसारी बल है, जब इनके ऊपर वेट बढ़ चुका है, बहुत सारे कण इकट्ठे होकर बहुत बड़ा पिंड बनाया तो वज़न ऑब्वियस ज़्यादा बढ़ेगा। अब वज़न बढ़ा है तो ये बोल रहे हैं कि घूर्णन की गति भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो ये तो पॉसिबल है नहीं ना, कि कैसे पॉसिबल होगा। तो यही सब लोगों ने इनके ऊपर क्वेश्चन खड़ा किया कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि किसी चीज़ का अगर वज़न बढ़ा है तो उसका केंद्र पसारी बल बढ़ जाएगा, उसकी घूर्णन गति बढ़ जाएगी। उसके बाद में एक और इनके ऊपर क्वेश्चन दागा गया कि समान संरचना के पिंड से निकलने पर भी ग्रहों और सूर्यों की संरचना में अंतर क्यों है। सभी की अलग अलग संरचना, किसी की साइज़ बड़ी, किसी की छोटी है, उसके बाद में भी बहुत सारे डिफरेंसेस मिलते हैं अपने को। तो ऐसा क्यों होता है, इन सभी का भी हमारे कांट महोदय इन सभी का आंसर नहीं दे पाए थे। तो उसी के बाद में 40 साल तक तो ये 40-50 साल तक तो ये मान्यता बनी रही कि कांट की परिकल्पना सही है। लेकिन उसके बाद में 1796 ईस्वी में हमारे एक और गणितज्ञ आए, लाप्लेस। इन्होंने निहारिका परिकल्पना दी और ये इमैनुअल कांट की संशोधित परिकल्पना थी। इन्होंने इमैनुअल कांट वाली परिकल्पना को ही संशोधित करके एक और परिकल्पना दी जिसको हम निहारिका परिकल्पना कहते हैं। तो इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादलों से होगा जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबंध थे। तो दोस्तों जो हमारी निहारिका परिकल्पना थी इसको हम आगे ये डायग्राम में अच्छे से समझेंगे कि अंतरिक्ष में हमारे एक अत्यधिक गर्म गैसीय निहारिका मौजूद थी।
क्या थी, हमारे अंतरिक्ष में एक अत्यधिक गर्म और गैसीय निहारिका। अब निहारिका क्या होती है? निहारिका दोस्तों हमारे हाइड्रोजन और हीलियम के जो गैसीय बादल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? निहारिका बोलते हैं। तो इन्होंने बताया गणितज्ञ लाप्लास ने कि अंतरिक्ष में हमारे एक अत्यधिक गर्म और गैसीय निहारिका मौजूद थी। यह निहारिका क्या कर रही थी? अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही थी और निहारिका का व्यास हमारे सौर मंडल के व्यास के जितना ही है। इन्होंने बताया कि जितना अभी हमारा सोलर सिस्टम का व्यास है उतना ही निहारिका का व्यास था हमारे स्टार्टिंग में। तो दोस्तों समय के साथ निहारिका तापमान कम हुआ और इससे निहारिका का आकार सिकुड़ने लग गया। जैसा कि हम जानते हैं कि हम जब भी कुछ भी, जैसे हमारी भाप होती है, हम पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है? पानी फैल रहा होता है। लेकिन जैसे हम उसका टेम्परेचर हम कम करने लग जाएंगे तो क्या होगा? वही बर्फ़ बनने लग जाएगा, एक छोटे से साइज में वो पूरी चीज़ कवर हो जाएगी। तो दोस्तों यही चीज़ गणितज्ञ लाप्लास ने समझाई थी कि समय के साथ निहारिका का तापमान कम हुआ और इस निहारिका का आकार सिकुड़ गया। अब जब इसका आकार कम हुआ, सिकुड़ गया, तो ये क्या हुआ? ये घूर्णन करने लग गया। आकार कम होने के कारण इसकी घूर्णन गति बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप निहारिका के मध्यवर्ती क्षेत्र से एक निहारिका का एक भाग टूटकर अलग हुआ तथा निहारिका के साथ वह भी घूर्णन करने लगा। जैसा कि आपको डायग्राम सेकंड में दिखा रखा है कि जो एक पदार्थ जो इससे टूट के निकला या पिंड जो भी टूट के निकला वो क्या इसके गोल गोल इसी के घूर्णन करने लग गया। अब जब ये घूर्णन करने लगा तो इसके बाद में 9 भागों में टूट जाता है और आगे चलकर ये क्या करता है? ये ग्रहों का निर्माण करता है और निहारिका का जो भाग शेष बचा हुआ था वह भाग सूर्य में चेंज हो जाता है। यह थी हमारी निहारिका परिकल्पना। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई हो तो मैं वापस एक बार आपको समझा देता हूँ कि हमारे गणितज्ञ लाप्लास ने बताया कि हमारी जो निहारिका थी वो एक क्या थे? बड़े गैस के बादल थे, हाइड्रोजन हीलियम गैसों के। वो क्या थे? वो हमारे अत्यधिक गर्म थे। ये क्या निहारिका अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही थी और निहारिका का व्यास हमारे सौरमंडल के व्यास के जितना ही था। जब इसका टेम्परेचर कम होता है, बहुत सारा तापमान इसका कम होता है, उसके बाद में क्या होता है? इसका आकार सिकुड़ जाता है। इसके आकार सिकुड़ने के कारण ये क्या करती है? ये अपने अक्ष पर बहुत ज़ोर से घूर्णन करने लगती है, बहुत ज़ोर से घूमने लगती है। तो इससे क्या होता है? इसके अंदर से एक पदार्थ निकलता है, एक पिंड निकलता है। वो भी क्या करता है? इसके अंदर से गोल गोल इसी के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। इसी की वजह से ये क्या करता है? ये बाहर जो निकला हुआ पदार्थ है ये 9 भागों में टूट जाता है। 9 भागों में टूटने के कारण इसमें ग्रहों का निर्माण होता है और जो बचा हुआ भाग था उससे क्या होता है? उससे सूर्य का निर्माण होता है। तो ये थी हमारी निहारिका परिकल्पना। डायग्राम देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब ये सारी परिकल्पनाएं आती हैं तो वापस वही बात होगी कि लगभग ऑब्जेक्शन उठाते हैं। सभी साइंटिस्ट ने ऑब्जेक्शन उठाया कि ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने बहुत सारी कमियां गिनाई, उसी में से 3-4 कमियां मैं लेके आया हूँ। तो ये क्या है? उन्होंने सबसे पहले कमी बताई थी कि किसी भी तेज घूमते हुए पदार्थों का कोणीय आवेग इतना अधिक नहीं हो सकता है कि वह मध्य भाग से कोई भी पदार्थ बाहर आ सके। अब इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि आप बहुत सारे पार्कों में घूमते हैं, बहुत सारे आप कहीं घूमने जाते हो तो आपने एक वो चक्री आती है गोल गोल घूमने वाली, तो उसका एन्जॉयमेंट आपने भी किया ही होगा कि जब ज़ोर ज़ोर से घुमाते हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि आप क्या करते हो? आप उसके सेंट्रल पार्ट को पकड़ के बैठ जाते हो तो वहाँ क्या होता है? आपको चक्कर कम महसूस होता है। लेकिन आप जैसे उसके बिल्कुल सरफेस कॉर्नर वाले पार्ट पे जाते हो तो वहाँ क्या होगा? आपको ज़ोर से चक्कर आने लग जाते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल होता है हमारे कोणीय आवेग के कारण। तो वैज्ञानिकों ने यहीं पर इनको पकड़ लिया कि किसी भी तेज कोई पिंड घूम रहा है तो उसका कोणीय आवेग इतना अधिक नहीं हो सकता है कि उसके सेंट्रल पार्ट से कोई भी चीज़ निकल के बाहर आ जाए, उसके मध्य भाग से कोई पदार्थ बाहर आ सके। लाप्लास से पूछा गया कि उसके जो भी वो पदार्थ बाहर निकला था उसके 9 टुकड़े ही क्यों हुए? ऐसा क्यों नहीं हो कि क्योंकि उसके 10, 11, 12, 13, 14, 15 टुकड़े कितने भी हो सकते थे, लेकिन 9 ही क्यों हुए? तो इसको भी लाप्लास नहीं समझा पाए। कोई भी पदार्थ की जो अत्यधिक गर्म हो उसके घूर्णन करने की संभावना ना के बराबर होती है, यह भी नहीं समझा पाया। बाकी सभी ग्रह के उपग्रह तो समान दिशा में घूमते हैं, लेकिन शनि और बृहस्पति के उपग्रह क्या होते हैं? विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं। तो इस चीज़ को भी यह समझा नहीं पाए। इसी वजह से इनकी थ्योरी को भी कुछ समय के पश्चात अमान्य घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद में 1900 ईस्वी में चैम्बरलेन और मोल्टन ने अपनी परिकल्पनाएं दी। अब दोस्तों याद करो कि हमने सबसे स्टार्ट में बताया कि जो चैम्बरलेन और मोल्टन है ये हमारे द्वैतवादी संकल्पना को फॉलो करते हैं, ये ड्यूअलिस्टिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि हमारे ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा। इसी के परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया।
यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तथा यह सूर्य से निकला हुआ पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और धीरे धीरे संगठित होकर के ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। तो दोस्तों चैम्बरलिन और मोल्टन ने बताया कि जो हमारा सूर्य था, सूर्य के नज़दीक कोई एक तारा आया जो कि सूर्य की साइज से बहुत बड़ा था। तो ऑब्वियसली जो बड़ा होगा उसका गुरुत्वाकर्षण अधिक होगा, गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा। तो इसी वजह से सूर्य की सतह से कोई एक पदार्थ इसी गुरुत्वाकर्षण की वजह से बाहर निकला। तो वो जो बाहर से पिंड आया था बड़ा वाला, वो पिंड क्या चक्कर लगाता वो तो चला गया, लेकिन जो सूर्य की सतह से कोई पिंड बाहर निकल गया था वो वापस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लग गया और चारों ओर चक्कर लगाने लगा। तो उससे वो संगठित होकर के इकट्ठे होकर के वो क्या बन गए, वो बन गए हमारे ग्रह। तो ऐसी परिकल्पनाएं चैम्बरलिन व मोल्टन ने दी थी। कुछ समय तक तो इस तर्क को सभी लोगों ने माना कि हाँ सही हो सकता है, सही हो सकता है, लेकिन फिर एक नई परिकल्पना मिली, द्वैतारिक सिद्धांत, जिसमें बताया गया कि सूर्य के साथ एक साथी तारा होने की बात मानने लगे। बस आपको इस द्वैतारिक सिद्धांत में इतना ही याद रखना है कि सूर्य के साथ में क्या मानते थे हम, एक साथी तारा सूर्य के साथ में और मानने लगे थे। उसके बाद में 1950 या 1950 ईस्वी में रूस के ओटो शिमिड या जर्मनी के कार्ल वायजास्कर ने निहारिका परिकल्पना में ही कुछ संशोधन किया और उन्होंने बताया कि सूर्य एक सौर्य निहारिका से घिरा हुआ था जो मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम के धूली कणों से मिलकर बनी थी। इन्होंने बताया रूस के ओटो शिमिड या जर्मनी की कार्ल वायजास्कर ने कि जो हमारा सूर्य था वो किससे घिरा हुआ था, वो हमारे हाइड्रोजन और हीलियम के कणों से या हीलियम की निहारिकाओं से घिरा हुआ था। इन कणों के घर्षण और टकराने के कारण एक चपटी तस्तरी का निर्माण हुआ और इनके आकार का बादल एक चपटी तस्तरी के आकार के बादल का निर्माण हुआ और अभिवृद्धि प्रक्रम द्वारा ही हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ। कुछ समय के पश्चात इन्हीं घर्षण की वजह से पिंड वापस टूटने लगे और इन्हीं की वजह से हमारे ग्रहों का निर्माण हो गया। तो ये थी हमारी आरंभिक परिकल्पनाएं। और अब हम बात करते हैं हमारे आधुनिक सिद्धांत। तो बात करते हैं हम सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी की। तो आधुनिक समय में हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत किसको बोला जाता है, हमारे बिग बैंग सिद्धांत को। इसे विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपने बहुत सारे वीडियोस में इस बिग बैंग सिद्धांत के बारे में चर्चा सुनी होगी, या फिर आपने कुछ नहीं तो आपने यह तो सुना ही होगा कि हमारे बिग बैंग थ्योरी क्या है, क्योंकि ये भी सुना होगा कि बिग बैंग थ्योरी से ही हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आज आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों ये जो संकल्पना है, यह संकल्पना 1927 में जॉर्ज लेमेत्रे ने ब्रह्मांड तथा आकाशगंगा तथा सौरमंडल की उत्पत्ति की व्याख्या के लिए दी थी। 1927 से पहले 1920 में एडविन हब्बल ने यह प्रमाण दिए थे कि हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और समय बीतने के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही। तो इन्होंने एक छोटा सा एग्जाम्पल भी बताया था। इन्होंने बताया था कि एक गुब्बारा लीजिए और गुब्बारे को क्या करें, गुब्बारे के ऊपर निशान लगा लीजिए, मार्क कर लीजिए। तो जब इस गुब्बारे को फुलाया जाता है तो क्या होता है, हमारे जो निशान गुब्बारे के ऊपर जो निशान होते हैं वो क्या होता है, समय के जैसे जैसे उसको फुलाते हैं तो क्या समय के साथ में क्या दूर दूर होते जाते हैं। लेकिन इसमें एक कमी थी कि इनकी जो परिकल्पना थी उसमें एक कमी थी कि जो हमारे गुब्बारे को फुला रहे थे तो इसके समय के साथ में वो मार्क थे, जो अपन मार्क किए थे वो मार्क भी बड़े हो रहे थे। तो लोगों ने वहाँ से यहाँ पे कमी ढूंढ के निकाली कि जो मार्क बड़े हो रहे थे वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। हालांकि ये बात को हमने मान लिया था कि जो हमारी ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और जो हमने मार्क किए थे वो क्या दूर दूर जा रहे थे। तो इस चीज़ को हमने मान लिया था और उसी पर आधारित हमारी बिग बैंग थ्योरी है जो कि जॉर्ज लेमेत्रे ने 1927 में दी थी। तो दोस्तों अब बिग बैंग थ्योरी है क्या, इसके ऊपर चर्चा करते हैं हम। सबसे पहले वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना हुआ था अति छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। तो ये जो थ्योरी जॉर्ज लेमेत्रे ने दी थी, इन्होंने बताया कि हमारे आरंभ में जब भी स्टार्ट था उस स्टार्ट में क्या था, सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक के रूप में, यानी एक छोटे से बिंदु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिसका आयतन क्या था, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म था, बहुत छोटा सा पॉइंट था। उस पॉइंट का तापमान बहुत ज़्यादा हाई था, बहुत ज़्यादा घनत्व भी बहुत ज़्यादा था। तो इस बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ, बहुत ज़ोर से फटा। अब जब ये बहुत ज़ोर से बिंदु ये फटा, उस फटने के बाद में एक ही सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत एक बहुत बड़ा विस्तार हुआ।
इस विस्तार के बाद इसकी गति धीमी पड़ गई और वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग की घटना आज से 137 अरब साल पहले हुई थी। अब आप सोचो कि हम एक साल भी हमें बहुत बड़ा टाइम लगता है, 1 घंटा भी अगर वेट करना हो तो 1 घंटा भी बहुत बड़ा लगता है, लेकिन ये जो घटना हुई थी ये घटना हुई थी 137 अरब साल पहले। तो दोस्तों अब ये क्या हुआ था कि सबसे पहले एक छोटा सा बिंदु था और इस बिंदु से क्या हुआ, ये बिंदु में बहुत सारा तापमान था, बहुत सारी इसकी डेंसिटी थी, उसी के अंदर क्या हुआ, बहुत खतरनाक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के 1 सेकंड के अंतर्गत ही हमारी पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हो चुका था। और ये कब हुआ था, ये हुआ था हमारे 137 अरब साल पहले। तो ये थी हमारी बिग बैंग थ्योरी। समय के साथ में क्या हुआ, समय के साथ में हमारे ब्रह्मांड का विस्तार जारी रहा। जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं कि धीरे धीरे क्या हो रही है, हमारी गैलेक्सी में डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। सबसे ऊपर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ जाती है, लेकिन उससे सेकंड वाली लेयर में देखें तो कम डिस्टेंस है। तो ये क्या हुआ, इस तरह से डिस्टेंस इन सभी के बीच में बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों ब्रह्मांड का विस्तार का अर्थ है हमारे आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार होना। होयल ने इसी बिग बैंग थ्योरी का एक विकल्प निकाला जिसको हम स्थिर अवस्था संकल्पना, इन्होंने भी एक होयल नाम के एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने एक इसी के विकल्प में एक संकल्पना दी, एक थ्योरी दी जिसको हम स्थिर अवस्था संकल्पना बोलते हैं, या इंग्लिश में हम स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट के नाम से प्रस्तुत किया। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा। अब वो ये बोलते हैं होयल नाम के वैज्ञानिक कि जब भी ब्रह्मांड बना होगा वो तब से लेके अब तक है सेम टू सेम कंडीशन में ही है, कोई उसमें उसकी स्टेट में कोई डिफरेंस नहीं आया। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के ही पक्षधर हैं। बहुत सारे ऐसे थ्योरी मिलती है, ऐसे रिसर्च की वजह से हमको ये कंफर्म हो जाता है कि जो बिग बैंग थ्योरी हुई थी वो बिग बैंग को ही हम अभी भी हम उसी के पक्षधर हैं, हम उसी को मानते हैं कि हमारी जो रिसर्च कहती है वो रिसर्च हमारी बिग बैंग थ्योरी को ही मान्य करती है। तो दोस्तों ये थी हमारी बिग बैंग थ्योरी। तो दोस्तों अब हम बात करते सबसे एंड में हमारे तारों का निर्माण कैसे हुआ होगा। इससे पहले हमने बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ा और उससे पहले हमने बहुत सारी निहारिका परिकल्पना पढ़ ली, कांट की परिकल्पना पढ़ी। अब हम तारों के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों जब हमारे तारों का निर्माण कैसे होता है, तारों का निर्माण भी वैसे होता है जैसे हमारी बिग बैंग थ्योरी होती। अब क्या होता है, जब छोटा गोलक था उस छोटे गोलक में क्या होता, बहुत ज़्यादा भीषण विस्फोट हुआ था। अब बहुत खतरनाक वाला विस्फोट हुआ था, तो उसमें क्या था, हाइड्रोजन और हीलियम के धूल के कण थे। अभी क्या हुए, सारे इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए। अब इकट्ठे होकर क्या हुए, एंड में जाते हुए ये क्या बन गए, तारे बन गए। अब इसको हम थ्योरी में डिफाइन करते हैं तो प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। जब ये विस्फोट हुआ था तब क्या हुआ था, हमारे ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। बहुत अलग अलग जगह पे ये हमारा मैटर फैल गया था, किसी जगह ज़्यादा किसी जगह कम, जैसा कि डायग्राम सेकंड में आपको दिखा रखा है। यही एकत्रण आकाश गंगाओं के विस्तार का आधार। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता है। अब जिधर क्या होगा, जिधर हमारी डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ क्या होगी, वहाँ गुरुत्वाकर्षण भी ज़्यादा होगा। ये हमारे फिजिक्स का एक छोटा सा लॉ होता है। तो उसके अनुसार क्या होता है, जहाँ भी क्या होगी घनत्व ज़्यादा होगा। जैसे हमारा जैसे घनत्व किसको बोलते हैं, मैंने आपको शायद पहले बताया होगा, नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ कि जैसे हम हवा में हाथ घुमा रहे हैं तो हवा का क्या घनत्व कम है, इसी वजह से हम हवा में हाथ घुमा पा रहे हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम टेबल के आर पार हम अपना हाथ ले जा सकते हैं? नहीं है ना, क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों जो घनत्व में आरंभिक भिन्नता थी, उस भिन्नता के कारण गुरुत्वाकर्षणों में भी बलों में भी भिन्नता आई थी। जैसे कि हम डायग्राम सेकंड में देखते हैं कि जहाँ भी बड़े कण है वो क्या कर रहे थे, वो हमारे छोटे छोटे कणों को आकर्षण कर रहे थे, एक जगह इकट्ठा कर रहे थे। यही एकत्रण आकाश गंगाओं के विस्तार का आधार बना। यह आकाश गंगा असंख्य तारों का समूह थी। आकाश गंगा अब क्या थी, आकाश गंगा हमारे बहुत सारे तारों को मिला देते तो क्या मिलती, हमको आकाश गंगा मिलती। और हम कौन सी आकाश गंगा में, हम है मिल्की वे में। ये याद रखना दोस्तों कि हम कौन सी आकाश गंगा में पाए जाते हैं, हम पाए जाते हैं मिल्की वे में। तो आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे हम क्या निहारिका कहते हैं। क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए और ये झुंड बढ़ते बढ़ते बड़े गैसीय पिंड बने, और जिनसे क्या हुआ, हमारे तारों का निर्माण प्रारंभ हो गया। ऐसा विश्वास किया जाता है कि हमारे तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्षों पहले हुआ था। हमने पढ़ा कि हमारे बिग बैंग थ्योरी कब हुई थी, बिग बैंग थ्योरी हुई थी हमारी 137 अरब साल पहले। लेकिन अब हम बात करते हैं हमारे
ये तारों के निर्माण की, तो ये कब बने थे? ये हमारे बने थे 5 से 6 अरब साल पहले। तो दोस्तों ये थे हमारे तारों का निर्माण। तो दोस्तों जो हमारी तारों का निर्माण या इनके बीच में तारे होते हैं, इन तारों के बीच की दूरी या आकाश गंगाओं के बीच की दूरी या ऐसी कोई भी बड़ी डिस्टेंस हो, तो उसको मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का यूज़ करते हैं। प्रकाश वर्ष नाम से इकाई होती है, इसका हम यूज़ करते हैं। अब प्रकाश वर्ष ये नहीं कि ये समय का मात्रक है, ये हमारी दूरी का मात्रक होता है। तो प्रकाश वर्ष समय का नहीं वरन दूरी का माप होता है। जैसे प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब दोस्तों अंदाज़ा लगाना कि प्रकाश की गति 1 सेकंड में कितनी होती है? 3 लाख प्रति किलोमीटर चलता है हमारा प्रकाश। 3 लाख किलोमीटर तो बहुत बड़ा डिस्टेंस हो जाता है। तो ये कितना टाइम में चल जाता है? ये चल जाता है हमारे 1 सेकंड में। तो 1 साल में प्रकाश द्वारा जितनी दूरी तय करेगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है हमारा प्रकाश वर्ष। और ये कितना होता है? ये होता है 9.46 × 10⁻12 मीटर के बराबर, किलोमीटर के बराबर हमारा प्रकाश वर्ष होता है। तो पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी कितनी है? 14,95,98,000 किलोमीटर है। और इसको हम प्रकाश वर्ष में लिखना चाहें तो ये कितनी होगी? 8.311 प्रकाश वर्ष। तो इतना बड़ा ये लाइट वर्ष होता है। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष क्या होता है? ये होता है 1 साल में जितनी भी हमारा प्रकाश जितनी भी दूरी तय करता है उसको हम बोलते हैं प्रकाश वर्ष। तो ये बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है और ये बहुत बड़ी दूरी को मापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो आकाश गंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि इनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। अब ये आप अंदाज़ा लगाओ कि जो हमारी आकाश गंगा है, हमारी गैलेक्सी है, इनकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है और इसी डिस्टेंस को मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का यूज़ करते हैं। एक अकेली आकाश गंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष होता है। अब ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है दोस्तों, बहुत ही बड़ा। हम शायद सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना बड़ा डिस्टेंस भी हो सकता है। अब किलोमीटर में तो मापना आप छोड़ ही दो कि किलोमीटर में कुछ माप सकते हैं, बहुत बड़ा डिस्टेंस हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की पूरी थ्योरी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों सबसे एंड में मैं आपको समझा देता हूँ कि आज क्या पढ़ाया था। तो दोस्तों हमने सबसे पहले पढ़ाया था कि पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति की संकल्पनाओं के बारे में बताया था और बताया था कि हमने इसको आरंभिक सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत 2 भागों में डिवाइड किया था। आरंभिक सिद्धांत में हमने चर्चा करी थी कि अद्वैतवादी संकल्पना क्या होती है और द्वैतवादी संकल्पना क्या होती है। मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट और ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताया था। उसके बाद में हमने अद्वैतवादी संकल्पना में पढ़ा था कि कांट की वायवीय राशि परिकल्पना के बारे में, इमैनुअल कांट की परिकल्पना के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद में हमने गणितज्ञ लाप्लास की न्यायिका की परिकल्पना के बारे में पढ़ा था। द्वैतवादी संकल्पना में हमने चैम्बरलिन व मोल्टन की परिकल्पना के बारे में बात करी थी। ऑटो शिमनोव वाइजास्कर की परिकल्पना के बारे में बात करी थी। उसके बाद में हमने आधुनिक सिद्धांत में बिग बैंग थ्योरी के बारे में बात करी थी। और सबसे एंड में हमने एक तो आधुनिक सिद्धांत में एक स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी थी और सबसे एंड में हमने तारों के निर्माण के बारे में बताया था और उसमें हमने प्रकाश वर्ष के बारे में अच्छे से डिस्कशन किया था। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।